सो हेलो वेलकम बैक। म्यूचुअल फंड्स के हम लोग कर रहे हैं मेगा रिवीजन और इस मेगा रिवीजन के सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कैटेगरी नंबर 1 फिनिश की थी, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी, जिसमें हम एनएवी कैलकुलेशन सीख रहे थे कि किस तरह एनएवी कैलकुलेट होती है, किस तरह कैश बैलेंस कैलकुलेट होता है, ओपनिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत कभी कभार ना इशू रिलेटेड एक्सपेंस का एक ट्रीटमेंट होता है। वी हैव कवर्ड इट ऑल। हमने मोटा मोटा कवर किया उसको और उसमें काफी सारे सवाल कवर कर लिए हैं। अब हम चल रहे हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी की तरफ, जो कि कैटेगरी नंबर 2 है ऑब्वियस रीजन से। फिर कैटेगरी 3 4 बाकी सब मिसलेनियस कैटेगरीज होंगी, तो उसके ऊपर में मे बी इस पार्ट में या फिर अगले पार्ट में कवर करेंगे। बट अभी फॉर द टाइमिंग कैटेगरी 2 पे पूरा ध्यान होने वाला है। कैटेगरी 2 इज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग रिटर्न्स ऑन योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। तो ऐसे में आपने कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया, उस पर रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है वो हमें सीखना है, और वही है कैटेगरी नंबर 2, सेकंड मोस्ट आस्क्ड कैटेगरी इन दिस एंटायर चैप्टर। शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे पहले इस कैटेगरी में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला देखने को मिलता है वो फॉर्मूला है NAV1 माइनस NAV0 प्लस CG एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय NAV0 इंटू 100। अब इस फॉर्मूले पे अगर आप गौर करेंगे देन यू वुड फाइंड कि यहाँ पे आपके पास एक ओपनिंग NAV होनी चाहिए, आपके पास एक क्लोजिंग NAV होनी चाहिए, और ड्यूरिंग द पीरियड आपको जितना भी डिविडेंड या कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन मिला उसको आप यहाँ पे लेंगे। अब ये होता है क्या, समझिए। जब भी आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड किसी ना किसी और जगह पे इन्वेस्ट करता है। इट कुड बी स्टॉक्स फॉर एग्जांपल। तो अगर हम एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक में म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करवा रहे हैं, यानी हमने म्यूचुअल फंड को दिए पैसे और म्यूचुअल फंड ने एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक खरीदा है, तो वो स्टॉक तो डिविडेंड देगा। और वो स्टॉक अगर डिविडेंड देगा तो म्यूचुअल फंड के पास में दो ऑप्शन है उसे डील करने को। नंबर 1, म्यूचुअल फंड उसी पैसे को वापस री इन्वेस्ट कर सकता है या फिर आपको पास ऑन कर सकता है। अब आपको पास ऑन करेगा तो वो डिविडेंड आपके पास आएगा। आप भी चाहें तो इसके दो काम कर सकते हैं, या तो डिविडेंड लेकर के अपनी जेब में रख लें, या फिर में डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा यूनिट्स पा सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड में। खैर, ये अलग अलग प्लान्स होते हैं, बट मेरा कहना यह है कि जिस तरह कंपनी डिविडेंड देती है उस तरह म्यूचुअल फंड के हाथ में भी अगर पैसे आ जाएं तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर वो डिविडेंड के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। और कभी कभार शेयर्स बेचने के बाद म्यूचुअल फंड का खुद का मन नहीं हो रहा है नए शेयर्स लेने का, तो जो पैसा बचता है उसको भी वो कई बार डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशंस एज एन इन्वेस्टर आपके हाथ में तो इनकम का काम करते हैं। सो ऐसे में एनएवी में बढ़ोतरी हुई, अच्छी बात है, लेकिन साथ में डिस्ट्रीब्यूशन में मिल रहा है तो वो भी आपका इनकम सोर्स बन गया। इसको आप डिवाइड करेंगे बाय योर ओपनिंग एनएवी, यानी जिस भाव पे आपने म्यूचुअल फंड में एंट्री ली थी उससे डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट योर रिटर्न्स। अब यही सेम काम एनुअलाइज्ड रिटर्न पे भी करना पड़ सकता है। एनुअलाइज्ड रिटर्न में बस इतना सा फर्क होता है दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग यू हैव टू डू इट ऑन पर एनम बेसिस। तो ये करना बहुत आसान है। या तो आप इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लो, जहां पे आप क्या करते हैं, एंडिंग एनएवी माइनस बिगनिंग एनएवी प्लस डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय बिगनिंग एनएवी। सो एवरीथिंग इज सेम टिल हियर। इनटू 100 भी सेम है, बस यहाँ पे 365 या 12 डिवाइड बाई एन कर देते हैं। अगर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से दिया हुआ रहे तो फिर आप 365 ले लेना, और अगर मंथ्स के हिसाब से दिया हुआ रहे तो आप इसको 12 ले लेना इन द टॉप। ये 35 365 या फिर 12 डिवाइडेड बाई एन करने से कहीं ना कहीं आप अपने होल्डिंग पीरियड रिटर्न को एनुअलाइज रिटर्न में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज अ स्टाइल ऑफ डूइंग इट। बात बाकी इसके ऊपर खुल करके मैं अभी नहीं समझा सकता बिकॉज दिस इज आफ्टर ऑल अ रिविजन लेक्चर, बट हाँ, यू गेट द पॉइंट, यू गेट टू अंडरस्टैंड क्या ये क्या चीज है एंड आपका काम हो रहा है इससे। क्लियर? इसके अलावा वी हैव MWROR, IRR, CAGR एंड मेनी मोर थिंग्स। अब इन सारी चीजों की भी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो इट इज एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू टू द पावर 1 बाई n माइनस 1। क्लियर? सो दिस इज द सेम थिंग, और ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना सीधा ही सवालों में। तो इतना ही जानकारी चाहिए आपको। इतनी जानकारी अगर आपके पास है, यू आर मोर देन हैप्पी टू गो। करेक्ट। एक एक करके सवाल देखते हैं कैसे कैसे आए हुए हैं। जैसे जून 2014 का सवाल देखते हैं, 3 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है सवाल, जहां पे अपने को बोला है कि एक म्यूचुअल फंड है जिसका ओपनिंग या बिगिनिंग एनएवी था 72 रुपीज का, और उस पे 6 रुपए डिविडेंड के नाम पे और 4 रुपए कैपिटल गेन के नाम पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव करने को मिला। एंड में ये एनएवी हो गया 84 रुपीज का। आपको बोलता है टोटल रिटर्न कैलकुलेट करके बताओ। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, पहला ही फॉर्मूला लग जाएगा, विच इज NAV1 माइनस NAV0 प्लस कैपिटल गेन एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस डिवाइडेड बाय NAV0 इंटू 100। ये काम करने से अपना काम होता है ऑब्वियसली। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, एंड इसको आप देख सकते हैं फॉर्मूले में डाल करके वी हैव जस्ट डन द कैलकुलेशन।
करेक्ट। फॉर्मूले में 84 रुपीज हमारा एंडिंग एनएवी है, 72 बिगनिंग एनएवी है, और 6 और 4 रुपए में डिस्ट्रीब्यूशन के नाम के मिले, जिसको हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। 30.56% का रिटर्न आया। अब आज के टाइम पे मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इज लार्जली रेलिवेंट फॉर एमसीक्यूज। ये सेम क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए रेलिवेंट हो सकता है, तो ऐसे में प्लीज ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि है दिसंबर 2014 में। दिसंबर 2014 में आया हुआ 4 मार्क्स के लिए सवाल है, जिसमें एक ओपन एंड फंड है 50। इसमें ना कंफ्यूज नहीं हो, ये ठीक है, मुझे पता है ये ओपन एंड क्लोज एंड ना ऐसा एकदम चमकाने के लिए होते हैं, यूज होते हैं। मैं चाहता हूं आप इतना ना टेंशन ना लें। मैं खैर टेंशन देता भी नहीं हूं, आपने क्लासेस करी, आपको पता है कि हाँ सर आप टेंशन देते भी नहीं हो। आप जबरदस्ती की कोई कैटेगरी ना हमारे सामने इंट्रोड्यूस नहीं करते हो। आप बोलते हो सारी चीजें सेम ही है, थोड़ा बहुत कुछ चेंज आता है तो वो इंट्रोड्यूस करते हो। एग्जैक्टली exactly. जब मैं वो काम करता हूं तो आप भी प्लीज उतना ही ध्यान दीजिए। यहाँ ओपन एंड क्लोज एंड ये सब ठीक है, अलग अलग चीजें होती है, पर प्रैक्टिकल के लहजे से यहाँ कंफ्यूज मत होइए और ना ही जबरदस्ती का टेंशन लीजिए, ठीक है। सुकून में चलते हैं। आपने बोल रहे एक फंड है जिसके पास 50 लाख यूनिट थे, आपने उसमें से 2100 यूनिट्स आज के दिन खरीदे, डिविडेंड पे हुआ, और क्लोजिंग एनएवी 2 साल बाद क्या है वो आपको समझाया गया है। तो बेसिकली आपने 2 साल के लिए यहां निवेश किया, आपने 2100 यूनिट्स डे 1 पे खरीदे। जिस दिन आपने खरीदे उस दिन एनएवी चल रही थी 19 रुपए करके। सो ऑब्वियसली कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, एक यूनिट 19 रुपए का है, तो 2100 यूनिट के लिए आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 39,900 का। इसमें कोई मैं एंट्री लोड वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ एनएवी की कैलकुलेशन है। 39,900 आपने इन्वेस्टमेंट किया, एंट्री लोड सवाल में है भी नहीं, तो टेंशन भी खत्म। आगे बोलता है कि 1 साल बाद आपको 20 पैसे करके डिविडेंड म्यूचुअल फंड से मिला। अब याद रखिएगा आपके पास में टोटल थे 2100 शेयर्स या यूनिट्स, तो 2100 यूनिट्स पे आपको 20 पैसा करके डिविडेंड मिलेगा। तो कितना मिलेगा कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है, वो अमाउंट आ रहा है 420 रुपए का। सो इट विल बी 2100 इंटू 0.20, तो 420 420 रुपीज का आपको डिविडेंड मिला। इस पे आपको एनएवी दी गई है 21 की। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि एनएवी दिया है, इसका मतलब ये चाहता है कि आप इस डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दें वापस म्यूचुअल फंड में। इसके ऊपर हालांकि ना खुल करके कुछ बोला नहीं, पर ये जो ओपन एंड है ना, ये एक इंडिकेशन है इस काम का। ओपन एंड का मतलब ये होता है कि ये फंड और यूनिट्स एक्सेप्ट कर रहा है, अगर आप और खरीदना चाहोगे तो आप कर सकते हो इससे। क्लोज एंड में ऐसा नहीं होता, क्लोज एंड में सेकेंडरी मार्केट से ये काम करना पड़ता है, प्राइमरी मार्केट में पॉसिबल नहीं होता है, बट ओपन एंड में ये होता है। बट फिर भी ये खुल करके नहीं बोला हुआ था, हमने अज्यूम ही कर लिया कि हम इस पैसे को री इन्वेस्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, इस पैसे को अगर री इन्वेस्ट करेंगे तो उस दिन जो भी एनएवी चल रहा होगा उसी के हिसाब से हमें यूनिट्स मिलेंगे, एंड यही काम यहां हो रहा है। उस दिन एनएवी चल रहा है 21 रुपए का, तो 420 रुपए हमें डिविडेंड के तौर पे मिले, जिसमें से एनएवी है 21 रुपीज का, तो हमें 20 यूनिट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज 2120। अब ये समझिएगा कि आपके जो टोटल यूनिट्स है वो अब हो गए 2120, पहले से 2100 थे, 20 और ऐड हुए 2120। सेकेंड ईयर पे आपको यहाँ पे 25 पैसे का डिविडेंड मिला, और यहाँ पे भी एनएवी रिपोर्ट की गई है, लेकिन रुक जाओ, थाम जाओ, भागो मत। यहां पे आपको री इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 साल बाद ऐसे भी आप अपने सारे यूनिट्स बेच ही रहे थे। सो इस डिविडेंड को री इन्वेस्ट मत कीजिए, डिविडेंड को कैश में ही रखिए। सो ऐसे में 2120 यूनिट पे 25 पैसे का आपको डिविडेंड मिला। सो टोटल डिविडेंड एंजॉयड इज 530 रुपीज, एंड द स्टोरी डज नॉट गेट ओवर हियर। आपने 2120 यूनिट्स जो अपने पास टोटल रखे हैं उसको भी आप लिक्विडेट करेंगे, और उस पर 23 रुपए करके आपको मिलेंगे। सो 2120 इंटू 23, 48,760 रुपीज आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ लिक्विडेशन, और बाकी 530 रुपए का डिविडेंड आपको मिला, तो ये टोटल हुआ 49,290। अब यहां गौर कीजिएगा, फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको डिविडेंड मिला, लेकिन उसी डिविडेंड को आपने री इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके पास नट शेल में कुछ भी यहां नहीं बचा, एंड 39,900 आपने इन्वेस्ट यहां पे किया ही था। ऐसे में आपको ये पूछा है कि मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकालो, यानी आईआरआर कैलकुलेट करके बताओ। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने सिंपल सीखा था, एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू टू द पावर 1/n-1, एंड वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, 49,290 डिवाइडेड बाय 39,900 टू द पावर 1/2, क्योंकि 2 साल का सवाल था, -1, 11.15% का आपका रिटर्न आ रहा है। क्लियर, समझ में आया? तो अगेन ये भी बड़ा बहुत अच्छा सवाल था, 4 मार्क्स के लिए पहले पूछा गया है इन दिसंबर 2014। मुझे लगता है इससे मिलता जुलता सवाल एमसीक्यू के लिए रेलेवेंट हो सकता है। हालांकि ये अपने आप में अगर एमसीक्यू में आया तो मुझे लगेगा थोड़ा सा ज्यादती हो गया, ज्यादा ही हो गया, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन तो है इन्वॉल्व। एमसीक्यू जैसा तो नहीं है, पर हाँ इसका कोई मिलता जुलता सवाल एमसीक्यू के लिए रेलेवेंट हो सकता है।
जून 2015, अब ये आया ही 2 मार्क्स का था पास्ट में, तो अगेन एमसीक्यू के लिए रेलिवेंट है। सवाल बहुत सिंपल है कि आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मिला 1.75 का, कैपिटल गेन के नाम पे 2.97 मिला। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा कि हमें टोटल कितना रिटर्न मिला। ओपनिंग एनएवी 32 रुपए का, बीटा है 1.46 का। आपको अल्फा कैलकुलेट करना है, जेनसन्स अल्फा। सो जिन्होंने पोर्टफोलियो रिवाइज किया हुआ अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनको मैं बता दूं कि जेनसन्स अल्फा का फॉर्मूला होता है एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो निकलता है सीएपीएम के फॉर्मूले से। तो यही काम हम यहां करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले एक्चुअल रिटर्न निकालेंगे। तो भाई आपने 32 रुपए में जो इन्वेस्टमेंट करी थी उसके बदले आपको मिला 1.75 एंड 2.97 रुपीज, तो यही आपका इनकम मान लिया जाएगा। एंड आपका एक्चुअल रिटर्न आ रहा है 14.75%। इसी के विपरीत अगर आप अपने बीटा को कंसिडर करते हुए चलें और यहाँ पे आर एम दिया हुआ विच इज 12.13, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड दिया है यानी कि रिस्क फ्री रेट दिया हुआ विच इज 6.84। सो देखा जाए तो यू हैव आर एफ, यू हैव आर एम, यू हैव बीटा एज वेल। तो सीएपीएम से आप अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकाल सकते हैं और वही काम हमने यहाँ किया। हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आया 14.56। 14.56 के अगेंस्ट आपको एक्चुअल रिटर्न मिल रहा है 14.75। सो क्लियरली देयर इज अ पॉजिटिव अल्फा हियर, और जेनसन्स अल्फा का फॉर्मूला लगाते हुए हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। द रिजल्ट विल बी 0.19%। याद रखिएगा कि ये सेम सवाल 2 मार्क्स के लिए अगर पास में आया हुआ है तो अब ये एमसीक्यू कैटेगरी के लिए बहुत रेलिवेंट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिसंबर 2015 में आया हुआ, एनएवी बिगनिंग दिया हुआ है, इसके अलावा क्लोजिंग दिया हुआ है और डिविडेंड और कैपिटल गेन सब कुछ दिया हुआ है। एनुअलाइज रिटर्न पूछ रहा है। सवाल में बस एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको एन जो है वो नंबर ऑफ डेज में दिया हुआ है विच इज 90। सो एन इज इक्वल टू 90। फॉर्मूला आप लगाएंगे NAV1 माइनस NAV0 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई NAV0 इंटू 100 इंटू 365 बाई n। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एनालाइज करना बड़ा आसान है, 2 मार्क्स के लिए एमसीक्यू कैटेगरी में बड़े आराम से पूछा जा सकता है। रिजल्ट है 13.52%। अगेन इन सारी चीजों को अगर आप खुद से कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप वक्त वक्त पे इस वीडियो को पॉज करके खुद से कैलकुलेशन करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 2015 में भी सिमिलर क्वेश्चन था दोस्तों। एनएवी की बिगनिंग, एनएवी के बिगनिंग के साथ में क्लोजिंग भी है, और आपको डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे क्या क्या मिल रहा है वो भी पता है। वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजीली कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अच्छा, यहां मंथली रिटर्न पूछा था, ये और बता देता हूं। इसी को एनुअलाइज करने के लिए बोलता तो हम इसको 12/1 करते, पक्का से करते, इंटू 12/1। दिसंबर 2017 का अगर हम सवाल देखें तो ये आया हुआ है 8 मार्क्स के लिए। ये है इसी कैटेगरी का जहां पे आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे, लेकिन यहां मैंने क्या लिखा, यहां मैंने लिखा कि इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर और स्कैनर में इसको गलत आंसर दिया हुआ है। गलत क्यों है वो मैं समझाता हूं आपको। आइए पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल में बोला है कि एक म्यूचुअल फंड है जिसके 4 लाख यूनिट है, 9.25 और 9.95 उसके एनएवीज हैं। बिगनिंग 9.25 है, एंडिंग 9.95 है। फंड ने हमें डिविडेंड के नाम पे 0.85 दिया और कैपिटल गेन के नाम पे दिया 0.70, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होकर के हमारे पास आया है। हमें एनुअल रिटर्न्स पूछे जा रहे हैं, हम जरूर से बताएंगे। 1 साल का ही वैसे सवाल है तो एनुअल ही आएगा। फिर आपको बोलता है कि अगर डिविडेंड और कैपिटल गेन को हम री इन्वेस्ट कर देते क्या एनएवी के भाव पे 9.15 पे, तो बताओ हमारे रिवाइज रिटर्न क्या होते। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आमतौर पे तो अगर आपने डिविडेंड री इन्वेस्ट किया है, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन को री इन्वेस्ट किया है और एक ऐसी एनएवी पे किया है जो कि एवरेज में 9.15 आ रही है, तो ऐसे में आपके रिटर्न में चेंज आना चाहिए। बट इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड आंसर में ये दिखा दिया कि देयर इज नो चेंज। आप अगर कर भी देते हो तो कौन सी बड़ी बात है। इनफैक्ट बैलेंस शीट भी गलत सलत तरीके से बनाया है, जबकि सही मायने में कैसे आंसर होना चाहिए वो मैं दिखाता हूं। हालांकि मेरा आंसर करने से आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम में ये मैं नहीं जानता, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एक बार तो गलती करी है, क्या मालूम आगे भी करे। बट वो गलती क्या है ये मैं बता देता हूं। एंड हाँ, वेरीफाई किया हुआ है इस आंसर को। ये सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट ने पूछा था और उन्होंने आंसर सेम नहीं रखा, उन्होंने बदला है। तो यहाँ पे सीएमए इंस्टीट्यूट की डेफिनेटली गलती है। आगे गलती होगी कि नहीं मैं नहीं जानता, पर हाँ दिसंबर 2017 में जिन्होंने भी एग्जाम दिया था उनके साथ अनजस्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे नंबर कटे होंगे उनके। आइए मैं बताता हूं क्या है। यहां है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न है 9.295 माइनस 9.25 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई एनएवी 0 इंटू 100।
अब ये एनुअल इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है वो पहले से ही 1 साल ही है। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर हम बात करें री इन्वेस्टमेंट की, तो देखो री इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है। हमारे पास 4 लाख यूनिट्स है, मान लेते हैं सारा म्यूचुअल फंड ही हमने खरीद रखा है, तो 4 लाख यूनिट पे 1.55 रुपीज करके आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। ये 1.55 आया 0.85 और 0.70 को जोड़ने के बाद, और आपने इसको इन्वेस्ट किया 9.15 पर यूनिट की रेट पे, तो टोटल यूनिट्स एडेड इज 67,759.56। अब ईयर एंड पे आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या हो गई, पहले से आपके पास 4 लाख यूनिट्स थे, आपने और फर्दर इसमें री इन्वेस्टमेंट की वजह से 67,000 का और इजाफा किया, तो लास्ट में 9.95 की रेट बची, तो आप अपना एंडिंग वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सिंस आपके पास एंडिंग वैल्यू है, आपके पास बिगनिंग वैल्यू है, तो आप अपना रेट ऑफ रिटर्न आराम से निकाल सकते हैं। द फॉर्मूला इज एंडिंग डिवाइडेड बाय बिगनिंग टू द पावर 1 by n minus 1। इन दिस केस यू डोंट हैव एनीथिंग, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ पीरियड है वो 1 ही है, सो आपको यहाँ पावर में कुछ नहीं करने का दरकार है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे एंडिंग बाय बिगिनिंग माइनस 1, द रिजल्ट इज 25.79%। अब यहाँ गौर कीजिएगा, आप जब पहले रिटर्न कैलकुलेट कर रहे थे वो था 24.32, और अब वही रिटर्न बढ़ करके हो गया 25.79। क्या ये रिटर्न में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी? हाँ होनी चाहिए थी। क्या इंस्टीट्यूट ने इसको बढ़ा के दिखा दिया? नहीं दिखाया, इंस्टीट्यूट ने सेम दिखा दिया, यही एक बड़ी गलती हुई। इसके अलावा अपना जो यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है वो बैलेंस शीट भी है, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से बैलेंस शीट बनाई मेरे हिसाब से वो एकदम गलत है। ये बैलेंस शीट कैलकुलेशन दिखाना एकदम परफेक्ट है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन के साथ समय जरूर स्पेंड कीजिएगा, पॉज कीजिएगा इस लेक्चर को और एक बार इसको ढंग से दुरुस्त तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2014 में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, जहां पे बोला कि हमारे पास 300 यूनिट है म्यूचुअल फंड का, 12.25 पे हमने खरीदा, यानी कि टाइम पे नहीं है भाई, ये 12.25 कोई टाइम नहीं है, भाव है, 12 रुपए 25 पैसे पे हमने इसको खरीदा, और 31 दिसंबर 2013 को, यानी एग्जैक्टली 1 साल बाद, हमको 1 रुपए 25 पैसा इस पर डिविडेंड भी मिला और कैपिटल गेन भी मिला 1 रुपए करके। हमको बोलता है सबसे पहले तो आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताओ, अगर 13 रुपए का आपका क्लोजिंग एनएवी है। अगेन वेरी सिंपल, अगर इस सवाल को आप देखें तो फॉर्मूला है एनएवी 1 माइनस एनएवी 0 प्लस डिस्ट्रीब्यूशंस डिवाइडेड बाय एनएवी 0 इनटू 100। तो है तो एकदम सिंपल सी बात, लेकिन सिंपल होते हुए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया क्योंकि ये आया हुआ है, हालांकि स्किप कर रहा हूं क्योंकि डिस्कशन की दरकार नहीं है। एंड बाद में यही सेम चीज वापस पूछा है कि अगर हमने अपने जो डिविडेंड और कैपिटल गेन के नाम पे पैसे मिले, अगर हम इसे री इन्वेस्ट कर देते 12.50 के भाव पे, तो हमारा रिटर्न कितना होता? एकदम सेम है। तो ये भी जो है ये अपना एकदम रिलेटेड है टू क्वेश्चन नंबर दिस वन दिसंबर 2017। सो 17 और 14 का मैच करता है, और आप ध्यान रखिएगा बड़े आराम से हो जाएगा। आते हैं दिसंबर 2019 में, जो कि 10 नंबर का आया था सवाल, और इस पे मैंने क्या लिखा है, इस पे लिखा है बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस कैटेगरी। मतलब भाई ये बड़ी बात लिख दी मैंने, इस पूरी कैटेगरी में मुझे लगता है इससे बेहतर सवाल ही नहीं है। इस सवाल को अगर किसी ने ठीक से देख लिया, देयर इज अ ग्रेटर चांस कि आप एग्जाम में इस कैटेगरी में गलती नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल में बोला है कि हमने 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है जिनके नाम पी, क्यू और आर है। हमने कितना कितना इन्वेस्ट किया वो भी बताया गया है, हमने किस एनएवी के भाव पे इन्वेस्ट किया था वो भी बताया है, डिविडेंड कितना मिला किस में वो भी बताया है, क्लोजिंग में एनएवी क्या है वो भी बताया है, और फिर इफेक्टिव एनुअल यील्ड दिया है, यानी एनुअलाइज्ड रिटर्न अपने को दिया हुआ है। तो इस सवाल में देखा जाए तो सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है, वो है नंबर ऑफ डेज ऑफ होल्डिंग, यानी आपने इन म्यूचुअल फंड्स को कितने दिन तक अपने पास रखा या कितने महीनों तक रखा, वही हमें पता करना है। बात बाकी तो सब पता है, यू हैव गॉट एनएवी 1, यू हैव गॉट एनएवी 0, यू हैव गॉट डिस्ट्रीब्यूशंस, यू हैव गॉट एवरीथिंग, व्हाटएवर इज लेफ्ट इज ओनली द इफेक्टिव एनुअल यील्ड, ठीक है। अपने वो बोलता है कि एक एक करके सारी चीजें पता करो, जो जिसमें सबसे पहले बोलता है बताओ हमारे को कितने यूनिट्स इशू हुए होंगे। तो यार ये तो बड़ा सिंपल है, आपने जितना भी रुपया इन्वेस्ट किया उसको डिवाइड कीजिए बाय द एनएवी पर यूनिट वैल्यू। जैसे आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट योर नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर दीज। तो इसके लिए हमने क्या किया, जैसे म्यूचुअल फंड पी के कैटेगरी के केस में हमने किया 2 लाख डिवाइडेड बाई 10.3, वैसे ही क्यू के केस में किया 4 लाख डिवाइडेड बाई 10.1, एंड आर के लिए किया 2 लाख डिवाइडेड बाई 10। तो इससे हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। नंबर 2 हमको बोलता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न बताओ कितना है, या होल्डिंग पीरियड डेज बताओ, एक्चुअली नंबर ऑफ डेज ऑफ होल्डिंग, इसके ऊपर हम आएंगे, रुक जाओ।
नेक्स्ट बोलता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न बताओ। होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, ये है NAV1 माइनस NAV0 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई NAV0 इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इससे HPR आ जाएगा, ये देखो मैंने यहाँ फॉर्मूला आपको समझाया है। एंड फिर अपने वो बोलता है कि NAV आप बताओ क्लोजिंग पे क्या होगा, तो ये भी बड़ा आसान है, जितना आपके पास बिगनिंग में यूनिट था उसी को आपको लेना है और क्लोजिंग की NAV से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सा काम करना है भाई। तो ये करने से इसका भी रिजल्ट आ गया। सो चार में से दो बातें तो बड़े आराम से हो गई, एक का फॉर्मूला हमारे सामने है, कैलकुलेशन हो जाएगा। और ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको नजर आ रहा है जो स्कीम पी है उसमें हमारा HPR आ रहा है 2.5146%, जो स्कीम क्यू है उसमें हमारा HPR आ रहा है माइनस में अराउंड -1% के आसपास, करेक्ट। देन वी हैव आर, अच्छा -1 भी नहीं, -0.01%। फिर आर आ रहा है, आर के केस में हमारा पॉजिटिव आ रहा है 4.5% का। अब हमें नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है, तो ये जो मैंने लिखा है ये कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, ये इफेक्टिव रिटर्न या फिर एनुअलाइज रिटर्न के फॉर्मूले से ही डिराइव किया गया है। पर अगर आपको फॉर्मूले के फैन हो अगर आप, तो इसको एक फॉर्मूले की तरह याद रख लेना, और बाद में इसी फॉर्मूले को बस हमने अप्लाई किया एंड नंबर ऑफ डेज बड़े आराम से कैलकुलेट कर लिया। आई थिंक दिस वाज आल्सो अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत सिंपल था, बहुत मजेदार था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जून 2023, 8 मार्क्स के लिए, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है टू द लास्ट क्वेश्चन, इसलिए इसको भी हमने स्किप कर रखा है। एंड फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम दिस कैटेगरी इज दिसंबर 2023, जिसमें 8 नंबर के लिए ये सवाल पूछा गया था। यहाँ पे अपने पास 3 स्कीम है ABC, तीनों स्कीम में किस दिन आपने इन्वेस्ट किया वो हमें पता है, तीनों में अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंट्री NAV, डिविडेंड रिसीव्ड और क्लोजिंग NAV सब कुछ अपने पास में है। अपने को यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है, सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा अपने को बोलता है कि जो इफेक्टिव यील्ड है ये आप कैलकुलेट करके दिखाओ, तो वो भी हम करके दिखा देंगे। एनुअलाइज्ड यील्ड बेसिकली पूछ रहा है। लास्ट में बोलता है क्या एक्शन अपने को लेना होगा। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कैसे होगा आइए एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप इसमें गौर करेंगे देन यू वुड फाइंड कि इसके जो सोल्यूशन है बहुत ही सिंपल है। इफेक्टिव यील्ड के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखा हमने, फॉर्मूला ये है दोस्तों कि अपना इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को NAV1 डिवाइडेड बाई NAV0 किया। बेसिकली ये पता करने का तरीका है कि जो हमारा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो अब कितना हो चुका है आफ्टर द रेज इन NAV। इसके अलावा हमें डिविडेंड और इंटरेस्ट का जो भी पैसा मिला है वो हम यहाँ पे लेंगे अगर इंटरेस्ट होगा तो, और इन्वेस्टमेंट हमने जितना किया था वो इसमें से माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100 इंटू 365 बाई n। तो इसको कैलकुलेट किया, स्कीम ABC जो भी है सबके लिए कैलकुलेशन हो गया। यहाँ तक ये दोस्तों अपने पास सब कुछ है, अपने पास में यहाँ पे NAV1 है, NAV2 है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड है, सब कुछ है। सिर्फ हमारे पास एक चीज नहीं है, वो है नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज भी निकालना आसान है। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज के लिए आपके पास में डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है और आपके पास में लास्ट डेट ऑफ एग्जिट है, या फिर जो भी ये बोल सकते हैं होल्डिंग है। तो आपने कितने दिन होल्ड किया वो कैलकुलेट करना पड़ेगा हाथों में। जैसे स्कीम ए के लिए अगर हम बात करें तो स्कीम ए के केस में आपको कैलकुलेशन करना है फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 और वहां से आपको लेकर के इसको 31 मार्च तक कैलकुलेट करना है। तो दिसंबर के पूरे 31 दिन, जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 28 दिन और लास्ट में मार्च के 31 दिन, सब मिला के 121 डेज आपका होता है। इसी तरह 90 डेज और 31 डेज का भी कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो ये काम आपको करना है और ये काम करके हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया, एनुअलाइज्ड रिटर्न निकाला फॉर स्कीम A, B एंड C। लास्ट में बोलता है कौन सा स्कीम बेहतर है, तो स्कीम बी का सबसे बढ़िया रिजल्ट आया तो हमने लिख दिया स्कीम बी आउट परफॉर्म करता है ए और सी को। तो एज एन इन्वेस्टर आपको स्कीम बी में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए और स्कीम और ए और सी को थोड़ा सा लिक्विडेट करना चाहिए। क्लियर। So yes, that was it for this entire category. I hope आपको बड़ा मजा आया होगा। इस कैटेगरी में हम लोगों ने अच्छे से सब कुछ कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ वीडियो को एक बार अगेन एक ब्रेक देते हैं। अगले ब्रेक में या अगले वीडियो में हम मिलेंगे टू कंप्लीट मोर कैटेगरीज ऑन आवर म्यूचुअल फंड मेगा रिविजन सीरीज। अभी के लिए इतना ही। I'll see you in the next one.